हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट के बारे में। जो भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, उनके लिए मस्ट टू लर्न कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जाने बिना आप कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल लेवल पे जानने वाले हैं व्हाट इज द डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट एंड हाउ कैन वी यूज इट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हम डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट को सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें बताई जाती है, रिकमेंड की जाती है, वो होते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट टाइप्स बताए जाते हैं। उन 3 टाइप के अकाउंट्स टाइप के अंदर 3 डिफरेंट रूल फॉलो होते हैं, जिनको हम यूज़ करके किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को आसानी से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 3 अकाउंट्स टाइप कौन से होते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला होता है रियल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट एंड देन नॉमिनल अकाउंट। अब इन 3 अकाउंट टाइप्स में 3 डिफरेंट रूल फॉलो होते हैं अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए। जो भी हमारे बिजनेस में आता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो भी बिजनेस से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो भी रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो भी गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो सारी की सारी एक्सपेंस लॉसेज यानी कि आपके खर्चे हो गए, हानि हो गई, उनको हम डेबिट करते हैं और जो भी आपकी इनकम होती है, गेन होते हैं, उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये 3 अकाउंट टाइप है और 3 अकाउंट टाइप में हम डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं अकाउंटिंग एंट्री करने के। बट बेसिकली पता है समस्या कहाँ है। हो सकता है एक छोटी कंपनी हो, उसके अंदर 20-25 लेजर से काम चल जाए। लेजर इन द सेंस कि आप जो अकाउंट्स बनाते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट हो गया, कोई रेवेन्यू का अकाउंट हो गया, तो इस तरीके के उसके पास में हो सकता है 20-25 अकाउंट हो। उससे बड़ी कंपनी हो तो सैकड़ों अकाउंट हो, उससे बड़ी कंपनी हो तो हजारों अकाउंट हो, कोई बड़ी एमएनसी हो तो उसके अंदर 10,000 अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो इन सैकड़ों, हजार, 10,000 अकाउंट्स में से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। तो इस चीज को समझने के लिए, उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसको हम रियल अकाउंट के अंडर रखें, किसको हम पर्सनल अकाउंट के अंडर रखें, किसको हम नॉमिनल अकाउंट को रखें, आपको सीखनी पड़ेंगी अकाउंटिंग कैटेगरीज। अगर आपने अकाउंट्स कैटेगरीज को अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा अकाउंट टाइप यूज हो रहा है और उसके अगेंस्ट कौन सा रूल अप्लाई होगा वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट कैटेगरीज के बारे में। तो बेसिकली 5 अकाउंट्स कैटेगरीज हैं, चाहे आप फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेट करते हो ना करते हो। इन 5 में से अधिकतर नाम आपने सुने होंगे और इनकी डेफिनेशन भी आपको काफी हद तक पता होगी। तो इनकी डेफिनेशन पे आने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जिससे कि आप इन अकाउंट्स को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बेसिकली हर कंपनी 2 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करती है। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड सेकंड होता है आपका बैलेंस शीट। ये 2 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी बनाती है। तो ऊपर की जो 3 कैटेगरी होती है ना, असेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, ये तीनों कैटेगरीज फॉल करती हैं आपकी बैलेंस शीट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसीलिए इनको हम बोलते हैं बैलेंस शीट की अकाउंट कैटेगरी। जितने भी अकाउंट आपके बने होते हैं इन 3 कैटेगरी के अंदर, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे आपके बैलेंस शीट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, बाकी बची हुई दोनों कैटेगरी अपनी फॉल करती है प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जितने भी लेजर होते हैं, जितने भी आपके सब अकाउंट होते हैं, वो सारे के सारे इन 2 अकाउंट कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, बड़ा आसान सा। तो जो बैलेंस शीट की कैटेगरीज के अंदर लेजर आते हैं, आपके सब अकाउंट आते हैं, उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फॉर एग्जांपल इंडियन फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को और न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। तो 31 मार्च को जिस भी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस होता है, वो अपने होते हैं बैलेंस शीट वाले कैटेगरीज वाले लेजर। फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी लेजर का बैलेंस 31 मार्च को 100 रुपए है और सेम बैलेंस हम ट्रांसफर करके ओपनिंग बना देते हैं 1 अप्रैल को, जो कि नया फाइनेंशियल ईयर है। तो ऐसे अकाउंट्स अपने फॉल करते हैं बैलेंस शीट वाली कैटेगरीज में, यानी कि बैलेंस शीट वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बैलेंस शीट वाली कैटेगरीज में कौन कौन से आपके लेजर फॉल करेंगे, सब अकाउंट्स फॉल करेंगे। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस कैटेगरीज की, यानी कि एक्सपेंस और इनकम वाली कैटेगरीज की, तो इनके जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं ना, एक फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए इनको हम टेम्परेरी अकाउंट भी बोलते हैं। तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस कैटेगरीज के अंदर जितने भी लेजर होते हैं उनका बैलेंस सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाता है बैलेंस शीट वाली कैटेगरीज की 3rd कैटेगरी जिसका नाम है इक्विटी, उसके अंदर। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैटेगरीज में जितने भी लेजर आपके होल्ड करते हैं उनका कोई भी बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया जाता, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो 0 से स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से आप इन 5 अकाउंट कैटेगरीज के लेजर को आइडेंटिफाई कर सकते हो काफी आसानी से। अभी अपन बात करते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में, जो कि आपको और ज्यादा क्लियरिटी देगी। तो अगर हम असेट की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे रिसोर्स जो कि आपको
फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट देंगे, या फिर ऐसे बोले कि आपके बिजनेस को कंटिन्यूअसली रन करने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, जिससे कि आप रेवेन्यू को जनरेट करते हो, उनको हम बोलते हैं असेट। अब असेट की अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे आपका मोटर व्हीकल हो गया, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, आपके पास पड़ा हुआ कैश हो गया, आपके डेटर्स हो गए, आपकी अक्रूड रेवेन्यू जो कि अभी तक आपने बिल नहीं की, ये सारे के सारे आपके असेट हैं जो कि आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को रन करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में। लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है कि आपके बिजनेस के ऊपर जो भी कर्जा है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हमें फ्यूचर में चुकानी पड़ती है बाय द वे ऑफ मनी, गुड्स और सर्विस। किसी से भी आपने कुछ भी कर्जा लिया है किसी भी वे में, चाहे आपने किसी से कोई मशीनरी खरीदी हो, किसी से कोई कैश लिया हो, वो सारे के सारे आपको फ्यूचर में चुकाने पड़ेंगे। तो लायबिलिटीज हो गई अपने बिजनेस के ऊपर कर्जा। अगर इसके मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो किसी से भी आपने कोई लोन लिया तो उस लोन की ईएमआई आपको पे करनी है, गवर्नमेंट को टैक्स देने हैं जैसे कि जीएसटी देनी है, किसी का टीडीएस काटा तो टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है, पीएफ डिपॉजिट कराना है, ईएसआई डिपॉजिट कराना है। तो ये सारी की सारी आपकी लायबिलिटीज की कैटेगरी में आ गई जो कि आपको फ्यूचर में पे करनी है। नेक्स्ट हो गया क्रेडिटर्स, यानी कि आपके जो भी लेनदार है ना, वो भी आपकी बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटीज है, कर्जा है जो कि आपको पे करना है। नेक्स्ट आपका इक्विटी। तो इक्विटी को आप सिंपली ये समझ सकते हो कि असेट और लायबिलिटीज को घटाने के बाद में, यानी कि असेट के अंदर से लायबिलिटीज निकालने के बाद में जो आपके बिजनेस में बचता है वो होती है आपकी इक्विटी, जो एक्चुअल आपने कमाया है। फॉर एग्जांपल अपने पास कोई एक असेट थी जिसके ऊपर अपन ने लोन लिया 20 लाख का और उसकी वैल्यू थी 25 लाख, तो अपने जो बुक वैल्यू बचेगी उस असेट की वो बचेगी 5 लाख, क्योंकि 25 लाख टोटल असेट हो गई, उसमें से अपने लायबिलिटीज को घटा दिया 20 लाख की, तो नेट जो अपनी बुक वैल्यू बचेगी वो बचेगी 5 लाख। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी इक्वेशन है, असेट के अंदर से लायबिलिटी आप घटा दोगे तो उसके बाद जो भी बचता है वो होती है आपकी इक्विटी। तो एक्सपेंस आप समझ ही गए होंगे, जो भी खर्चे होते हैं बिजनेस में वो सारे के सारे आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंस और कॉस्ट में एक माइनर सा फर्क है। जैसे हम कोई असेट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अपन ने कोई कार खरीद ली बिजनेस के लिए, तो कार को खरीदने में जो अपन ने पैसा दिया वो अपनी कॉस्ट हो गई। अब कार के अंदर जो भी अपन मेंटेनेंस कराते हैं या फिर जो भी अपन फ्यूल से रिलेटेड खर्चे करते हैं या फिर और कोई उसको चलाने के लिए अपन खर्चे करते हैं, तो वो अपने कहलाते हैं एक्सपेंस। तो ये माइनर सा फर्क है कॉस्ट और एक्सपेंस में। तो अगर एक्सपेंस के एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो काफी सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि किसी भी प्रोमाइसेस का आप रेंट दे रहे हो तो रेंट एक्सपेंस हो गया, बिजली का बिल दे रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, सैलरी अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हो सैलरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अपनी एसेट्स के ऊपर आप चार्ज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो काफी सारे एग्जाम्पल है एक्सपेंस के जो कि अपन अपने बिजनेस को रन करने में लगाते हैं। इनकम, जिसके लिए बेसिकली आप किसी भी बिजनेस को रन करते हो, तो जो भी आप प्रोडक्ट्स बेचते हो उसके अगेंस्ट जो पैसा आपको मिलता है उसको बोलते हैं हम इनकम। दो तरीके की इनकम आपको होती है, एक तो जो आप प्रोडक्ट बनाते हो, जो भी आप सर्विस देते हो, आपका जो कोर बिजनेस है उससे जो आपको पैसा मिलता है वो होती है आपकी इनकम। उसके अलावा जो आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखते हो या फिर और कोई चीज आप सेल करते हो जो कि आपकी कोर बिजनेस से बाहर की है, उसको हम बोलते हैं अदर इनकम। जैसे कि आपने कोई भी एफडी बनवाई तो उस एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो कहलाता है आपका अदर इनकम। तो इनकम की अगर एग्जांपल मैं बताऊं तो आप जैसे कि कोई भी एडवोकेट हो तो एडवोकेट की जो फीस मिलती है वो आपके कोर बिजनेस की रेवेन्यू हो गई, इनकम हो गई। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो सेल ऑफ प्रोडक्ट से आपको जो भी पैसा मिलता है वो भी आपकी इनकम हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एफडी, यानी किसी को आपने लोन दिया, एफडी करवाई, उससे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी आपकी इनकम होगी। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इन पांचों अकाउंट कैटेगरीज की। अब इन पांचों अकाउंट कैटेगरीज को अपन अप्लाई करते हैं अपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाले अकाउंट टाइप्स के ऊपर। तो बेसिकली जो रियल अकाउंट होते हैं वो अपने फॉल करते हैं 3 अकाउंटिंग कैटेगरीज के अंदर, असेट, लायबिलिटीज, इक्विटी। जितने बैलेंस शीट की कैटेगरीज के अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे अपने रियल अकाउंट के अंदर फॉल करते हैं। अब जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट फॉल करते हैं अपने असेट एंड लायबिलिटीज के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा कि उसके अंदर बैलेंस शीट की 3 कैटेगरीज आ रही हैं और इसके अंदर बैलेंस शीट की केवल 2 कैटेगरी आ रही है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन समझनी होगी। तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली कौन से होते हैं? तो पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसके अंदर कोई भी पर्सन इंक्लूड हो, आर्टिफिशियल कोई भी बॉडी इंक्लूड हो, जैसे कंपनी हो, ठीक है, कोई भी फर्म इंक्लूड हो, तो इन सब को हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इन सिंपल टर्म्स आप बोल सकते हो लेनदार और देनदार। तो लेनदार और देनदार की 2 कैटेगरी होती है बैलेंस शीट के अंदर, असेट और लायबिलिटीज। अगर किसी को अपन ने दिया तो वो अपनी हो गई असेट, जैसे कि मैंने बताया था डेटर्स, और अगर अपन ने किसी से लिया यानी कर्जा लिया तो वो अपनी हो गई लायबिलिटी। इसलिए इसको हमने 2 कैटेगरीज में रखा है यहाँ पे, असेट और लायबिलिटीज। लेनदार और देनदार के अलावा जो भी आपकी बैलेंस शीट वाली कैटेगरीज में आते हैं ना, वो सारे के सारे कहलाते हैं आपके रियल अकाउंट। अब थर्ड जो है नॉमिनल अकाउंट, उसके अंदर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की दोनों कैटेगरी फॉल करती है।
जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये था पूरा पूरा डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो भी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मुझे मिलते हैं, जो भी अच्छे अच्छे पीडीएफ मेरे को मिलते हैं, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।